हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपी सिड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का आगे का पार्ट जो है कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो से जहाँ पर हमने छोड़ा था, नेक्स्ट जो है पार्ट है इट इज़ कॉलोनियलिज्म। और सबसे पहले कॉलोनियलिज्म इन चाइना हम लोग देखेंगे। तो चाइना में 1840s टू 1940s तक का जो बीच का पीरियड था, सो कॉलोनियलिज्म रहा। उसमें उसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बोलते हैं चाइनीज़। और अगर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो चाइना जो है टॉप इकोनॉमिक पावर था ऑफ वर्ल्ड का अंटिल दी राइज ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी। और 1453 में जब ओटोमन अम्पायर जो है ने बेजेंटाइन एम्पायर को डिफीट किया था और ब्लॉकेड ऑफ यूरोपियन ट्रेड रूट किया था टू द ईस्ट, जो कि लैंड रूट था जहाँ से इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया से यूरोपियंस ट्रेड किया करते थे। तो उसके वजह से एंड इस ट्रेड की वजह से ही यूरोप डिपेंडेंट था ऑन दी गुड्स फ्रॉम दी ईस्ट लाइक सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस। एंड ऑल्सो दिस ट्रेड विथ जो है विथ लास्ट वॉज हाईली लुक्रेटिव ना, तो हाईली प्रॉफिटेबल था मर्चेंट्स वगैरह थे उनके लिए। और 1453 ऑनवर्ड्स जब ओटोमन एम्पायर ने ब्लॉकेट कर दिया यूरोप का, तो यूरोप बिगेंस सर्चिंग फॉर नॉर्थ वेस्ट रूट टू द ईस्ट एंड दे वांटेड टू फाइंड इंडिया। And therefore when the Columbus landed in Haiti, he called this रीजन एज इंडियंस ना, वहाँ के हैबिटेट्स को उनको इंडियंस बोला। एंड बाद में पता चला कि नहीं, इंडियंस इंडिया नहीं है वो। तो पुर्तगीज़ ने फिर डिस्कवर किया न्यू रूट टू चाइना इन 1514 एंड बिगन ट्रेडिंग विद चाइना। एंड दे सेटअप अ ट्रेडिंग सेंटर इन दी जो है कैंटोन पोर्ट इन साउथ चाइना नियर हांगकॉन्ग। मंचाओ डायनेस्टी ने रूल किया था चाइना में सिंस 1640 से अपना 1911 तक। एंड सून अदर दी यूरोपियन पावर्स बिगन ट्रेडिंग विद चाइना। लाइक 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया था बेस एट कैंटोन पोर्ट। बाई 1700 मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर वर ट्रेडिंग विद चाइना। एंड 1783 में यूएसए बिगन ट्रेडिंग विद चाइना एज वेल। और चाइना फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन, दैट इज़ मिनिमम कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड ये ऐसा इसलिए था बिकॉज इट डिड नॉट चाइना डिड नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट एज इट्स इकोनॉमी वॉज रिच एंड सेल्फ सफिशिएंट। इसके अलावा इट डिसलाइक द मिशनरी एक्टिविटीज़ विच बिगन विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। और चाइना जो है मेनली बुद्धिस्ट कंट्री थी एंड इट डिड नॉट वेलकम द कल्चरल इन्वेजन एंड प्रोपेगेंडा ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड इट वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द सुपीरियर नेवल पावर ऑफ यूरोपियंस। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ जो सेक्लूजन था उसमें बात की गई थी कि देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द वेस्ट एंड दैट इज़ नो देयर विल बी नो एम्बेसडर एट्सेट्रा। इसके अलावा इट अलाउड वेस्ट टू ट्रेड ओनली वाया कैंटोन पोर्ट एंड थ्रू 13 स्टेट अपॉइंटेड चाइनीज ट्रेडर्स, वही उन्हीं के थ्रू होता था ट्रेड। एंड एंट्री ऑफ मिशनरीज एंड फॉरनर्स वर नॉट वेलकम्ड इन दी चाइना अंटिल 1840s। अब 1840s में जो है अपना फर्स्ट ओपियम वॉर होता है जो कि मेनली ब्रिटेन वर्सेस चाइना था। और इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन था ऑफ चाइना का, इट वाज हर्टिंग द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इट्स पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म विच फोकस्ड ऑन द मैक्सिमाइजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड चाइना वाज नॉट रेडी टू इम्पोर्ट ब्रिटिश गुड लीडिंग टू द नेट आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन टू चाइना। और इसी वजह 1790 में ब्रिटिश सेंट इन वॉय टू कन्विंस चाइनीज टू ओपन अप इट्स जो है इकोनॉमी to British goods, but China refused, and this also prevented increase in the British exports of goods that produced in the factory of Britain, and जो कि पूरे वर्ल्ड को आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज द एक्सपोर्ट मार्केट देख रहा था और चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी। ब्रिटेन बिगेन इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम इनटू चाइना विथ एन इंटेंट टू डिक्रीज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बाई 1820 से 1830 तक देर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन दी ओपियम ट्रेड टू एज मच एक्सटेंड दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड था ये पॉजिटिव टर्न हो गया इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। एंड ऑल्सो दिस ओपियम केम फ्रॉम बंगाल जो कि इंडियन कॉलोनी थी विच बिकेम मोर प्रॉफिटेबल। एंड हाउएवर जो यूथ ऑफ चाइना वॉज गेटिंग एडिक्टेड टू दी ओपियम एंड वॉज द यूथ ऑफ चाइना वॉज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। फाइनली 1840 में चाइनीज अथॉरिटीज क्रैक डाउन ऑन द लीगल ओपियम ट्रेड एंड डिस्ट्रॉयड द ओपियम कार्गो लोडेड इन द ब्रिटिश शिप। एंड दिस इंसिडेंस ट्रिगर्ड द फर्स्ट ओपियम वॉर जो कि 1840 से 42 तक चला। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया वॉर ऑन द चाइनीज जो है चाइना
citing the responsibility to ensure the security of property for the British traders and business. And it was ironically that lives of youth of China were deemed less important than the right of illegal property of British traders. और हालांकि इस पे ओपियम वॉर में पहले ब्रिटेन वॉज विक्टोरियस एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, तो चाइना वॉज ओपनड अप एक्सटर्नली एंड it was forced to give up the policy of secularism. इसका रिजल्ट ये रहा कि फ्री ट्रेड ऑफ वॉज इम्पोज ऑन चाइना एज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रेड वाई 13 जो स्टेट अपॉइंटेड ट्रेडर्स थे इसको रिमूव कर दिया गया. मोर चाइनीज पोर्ट जो है ओपन किए गए, तो 5 कैंटोन पोर्ट के अलावा 5 अदर पोर्ट जो है ये ओपन किए गए. रिडक्शन इन द ड्यूटीज एंड टैरिफ हुआ फॉर ब्रिटिश गुड्स एंड देयरफॉर नाउ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू चाइना इंक्रीज्ड एंड चाइना वॉज कन्वर्टेड टू इट्स एक्सपोर्ट मार्केट. और ओपियम ट्रेड जो है फर्दर फ्लरिश किया चाइना में. इसके अलावा एक ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे एंड इट वाज मेड प्रोविज़न दैट ही विल बी स्टेशन्ड इन द कोर्ट ऑफ मंचू डायनेस्टी. और चाइना वाज फोर्स्ड टू एंड दी एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक टाइज विद ब्रिटेन एंड देयरफॉर इट वाज पॉलिटिकली ओपनड अप एज वेल. एंड नाउ द ब्रिटेन वायर दिस रेजिडेंट कुड इन्फ्लुएंस एंड बी अवेयर ऑफ चाइनीज़ पॉलिसीज जो कि कोर्ट की होंगी. और ब्रिटिश लॉ जो है टू हेंस फोर्थ अप्लाई ऑन द ब्रिटिश सिटीजन इन चाइना. दिस हर्ट्स द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ चाइना एज वेल. इसके अलावा जो ब्रिटेन था टू बी दी सोवरेन पावर ओवर द ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर्स जो कि लोकल बेसिस होते थे ब्रिटिश ट्रेडर्स के. और हांगकॉन्ग जो है नेक्स्ट कर लिया गया था एंड रीज़न वॉज दैट ब्रिटिश वांटेड द बेस ऑफ ऑल देयर ट्रेड विद चाइना एंड नेबरिंग कंट्रीज लाइक जापान एक्सेट्रा फ्रॉम हांगकॉन्ग. इसके अलावा 1842 से 46 तक अदर कंट्रीज ऑल्सो साइंड सिमिलर ट्रीटीज एंड दे डिक्रीज्ड टैरिफ्स एंड ड्यूटीज एंड फ्रांस ऑल्सो बिगन सेंडिंग एंड सपोर्टिंग द मिशनरीज एक्टिविटी इन चाइना. और इन सब के बैकग्राउंड पे फिर सेकंड ओपियम वॉर हुआ 1856 से 60 में. इसमें चाइना के अगेंस्ट ब्रिटिश और फ्रांस की जॉइंट फोर्सेस थी. सेकंड ओपियम वॉर का क्या रीज़न था, तो जो ब्रिटेन एंड फ्रांस डिजायर्ड फर्दर कंसेशन फ्रॉम चाइनीज़ एंड दे वांटेड टू ओपन अप मोर पोर्ट्स फॉर द ट्रेड. और इसके अलावा फर्दर रिडक्शन इन द टैरिफ चाहिए था उनको. ओपनिंग ऑफ इंटरनल पोर्ट्स ऑफ चाइना फॉर मूवमेंट एंड बिजनेस ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस एंड दे वांटेड जो चाइना था टू लीगलाइज ओपियम ट्रेड. और जो ये तो लॉन्ग टर्म रीजंस थे जो ट्रिगर हुआ सेकंड ओपियम वॉर का, तो इसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें सम ब्रिटिश एंड फ्रेंच मैन वर किल्ड एंड मिशनरीज वर आल्सो किल्ड एंड दिस ट्रिगर्ड दिस सेकंड ओपियम वॉर. एंड इसमें फ्रांस जो था इट वाज द प्रोटेक्टर ऑफ पेपल स्टेट ना, जो चर्च था उसका प्रोटेक्टर था फ्रांस. एंड दिस गेव अ अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिटिश एंड फ्रांस टू वेज वॉर. रिजल्ट क्या रहा इसका, तो ओपियम ट्रेड वॉज लीगलाइज्ड और मिशनरीज थे दे गॉट राइट टू ट्रैवल एंड टू propagate द क्रिश्चियनिटी इनसाइड द चाइना एंड दे वुड नाउ एस्टेब्लिश चर्च इन चाइना. और मंचू डायनेस्टी थी वॉज ओपनड अप वॉज मेड टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ चाइनीज मिशनरीज. और मोर पोर्ट्स वर ऑल्सो ओपनड अप फॉर यूरोपियन ट्रेड्स एंड फर्दर डिक्रीज इन द कस्टम ड्यूटीज़. ये हुआ राइट ऑफ नेविगेशन ऑफ चाइनीज रिवर्स एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेवल टू फॉरनर्स इन चाइना. नाउ इसके अलावा नाउ ब्रिटेन एंड फ्रांस कुड पेनिट्रेट द चाइनीज मार्केट एंड इकॉनमी मच बेटर इन अ मच बेटर वे. इसके अलावा 1858 में जो रशिया ने थ्रेटन किया चाइना को विथ वॉर एंड इफ इट डिड नॉट गिव दी रशिया ऑल द टेरिटरीज अबव द अमूर रिवर. एंड चाइना वॉज इंगेज्ड इन द सेकेंड ओपियम वॉर ड्यूरिंग दिस टाइम and was also weak and therefore agreed to this Russian demand, and this led to the formation of modern border between China and Russia and also a long standing जो water dispute था because of the two countries which was finally resolved in the cold war era after the cold war era. इसके अलावा एक टाइपिंग रिबेलियन हुआ था 1850 से 64 तक. तो ये एक तरीका का प्रूफ है कि कल्चरल कॉलोनियलिज्म डिस्टर्बिंग दी डोमेस्टिक पॉलिटी ऑफ चाइना. तो ये एक रिवॉल्ट था बाई चाइनीज़ क्रिश्चियन विद द गोल ऑफ ओवरथ्रोइंग द मंचू डायनेस्टी एंड इस्टेब्लिशिंग अ जो है हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस विद क्रिश्चियनिटी एज अ स्टेट रिलीजन एंड मोर राइट्स टू द वीमेन. एंड दिस वॉज रिजल्ट ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज़ इन चाइना. जो ताइपिंग रिबेलियन थे डिक्रीज द प्रिस्टेज स्टेटस एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द मंचू डायनेस्टी
एंड दिस वॉज बिकॉज क्योंकि उस समय जो वीक मंचू डायनेस्टी थी, इट हैड टू टेक हेल्प ऑफ चाइनीज वॉरलॉर्ड्स टू सप्रेस दिस रिबेलियन, एंड दिस बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ वॉरलॉर्ड्स एंड डिक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ मंचू डायनेस्टी। और देयरफॉर जो कोलोनिज्म थी, इट लेड टू द वीकनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चाइना। तो इस तरह इन दोनों ओपियम वॉर के थ्रू जो है अपना चाइना में कोलोनियलिज्म हुआ। फिर जापान की बात करें, जो नियर बाई इम्पीरियलिज्म ऑफ जापान, ये 1894 to 95 जो है ये ऑनवर्ड चला है। तो इसमें मीजी रिस्टोरेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन जापान का रोल रहा। तो ये 1868 ऑनवर्ड्स सारी घटनाएं हुई। तो हिस्टोरिकली जो जापान था, इट वाज ऑलवेज इन दी ऑ ऑफ चाइना ना, क्योंकि चाइना उस समय टॉप नेबरिंग स्टेट था और टॉप इकोनॉमिक पावर था जापान का। तो वो हमेशा ऑ में रहता था चाइना के, एंड वांटेड टू मिमिक चाइना, एंड इट्स कल्चर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ कल्चर वेरी मच। एंड चाइना जो है एक बिग किंगडम था, टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड था। हाउएवर जापान आल्सो विटनेस्ड द डिमाइस ऑफ चाइना एट द हैंड्स ऑफ यूरोपियन पावर ड्यूरिंग द ओपियम वॉर्स, एंड नाउ इट वांटेड टू एस्केप द चाइना लाइक colonialism, and it was inspired by the mind of European powers that had made even China look weak ना। तो उसकी वजह से काफ़ी जापान इंस्पायर हुआ यूरोपियन से, एंड देयरफॉर ना जापान वांटेड टू एप दी वेस्ट ना, वेस्ट की तरह बिहेव करना चाहता था। एंड दिस ट्रिगर वाज अराइवल ऑफ द यूएस नेवल फ्लीट इन 1850 which threatened Japan to give up the policy of seclusion and opened up for trade within 1 year. However, Japan opened up trade in 6 months only। और इसके वजह से फिर बाद में ये एक बैकग्राउंड रहा मिजी रिस्टोरेशन का। और मिजी रिस्टोरेशन जो है, तो इसमें अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो पॉलिटिकली जो है जापान में इस दौरान 1868 के दौरान सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी, और जो किंग जिनको मिजी बोलते थे वो नॉट ओनली जो किंग था वो बट ओनली इन द नेम ना, एंड जो रियल पावर थी ये मिलिट्री नोबल्स थे, और इनको समुराई क्लास बोलते थे, वो कंट्रोल करते थे इन डिफरेंट रीजन। और मिलिट्री जो है, देयर वाज नो सेंट्रलाइज मिलिट्री एट दैट टाइम, और ईच मिलिट्री नोबल हैज़ इट्स ओन मिलिट्री, और कोई मॉडर्न मिलिट्री की तरह ऐसा सेटअप नहीं था। अगर इकॉनमी की बात करें जापान की, तो उस समय का लार्जली एग्रेरियन इकॉनमी थी, एंड बेसिकली जो है फ्यूडल इकॉनमी थी विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप विथ नोबिलिटी। और सिल्क ऑयल जो है पोर्सिलिन वर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, एंड राइस कल्टिवेशन जो है ये डोमिनेट होता था मेनली। और कल्चर की बात करेंगे तो लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म था उस समय। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री नोबल्स डिसाइडेड टू रिस्टोर द स्टेटस ऑफ किंग और मिजी एज अ सेंट्रल फिगर एंड अथॉरिटी इन दी जापान, एंड दे एस्टेब्लिश अ प्राइवी काउंसिल जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी, एंड बिगन रूलिंग एट द नेम ऑफ मिजी हु वाज जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम, जो उस समय के किंग थे। एंड दे वांटेड टू एस्टेब्लिश वेस्ट लाइक सेंट्रल पॉलिटी इन जापान ऑल्सो, एंड सिंस जापान वाज अ रिलीजियस सोसाइटी, जो मिजी थे ही वाज इक्वेटेड टू द गॉड, एंड वाज प्रोपोगेटेड इन द सोसाइटी henceforth like god like figure। और मिलिट्री नोबल्स थे हु अपोज्ड, they were defeated in the wars, and they sent expert to the Europe to learn from the political system of the West, and adopted constitution in 1889 which was very similar to the constitution of Germany। and when these existed a parliament, but real power जो था वो strong executive उनके पास था। पार्लियामेंट उस समय नाम की थी। जो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके फीचर्स ये थे कि एक डाइट जो है ये बनाई गई थी, जो डाइट थी वाज वीक एज द एग्जीक्यूटिव वर। ये डाइट एक पार्लियामेंट की तरह थी मेनली, तो ये वीक थी एज एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डाइट, एंड जो एग्जीक्यूटिव थे ये रिस्पॉन्सिबल टू मिजी थे केवल। एंड फाइनेंशियल पावर जो थी और कंट्रोल ऑफ डाइट था ओवर एग्जीक्यूटिव्स वर वेरी वीक। द राइट टू वोट वाज अवेलेबल ओनली टू द रिच सेक्शन, जो कि 3% ऑफ पॉपुलेशन ही केवल थे। मिलिट्री वाज responsible not to the executive but to Mizi as well, and it developed a independent institution। military एक independent institution की तरह develop की, as the executive did not have control over the appointment of military generals। और इसी को मिलिट्री फासिज्म बोलते हैं, क्योंकि 1831 मिलिट्री अटैक चाइना विदाउट द कंसेंट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट। तो मिलिट्री फासिज्म इमर्ज हुआ जापान में। डेमोक्रेसी वाज आल्सो वेरी वीक, एंड जापान एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, एंड
धीरे धीरे जापान बिगन एस्टेब्लिशिंग द वेस्ट लाइक मॉडर्न मिलिट्री एंड इट इंट्रोड्यूस कंस्क्रिप्शन, जो कि दैट इज़ कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, हर नागरिक को देना पड़ेगा मिलिट्री सर्विस। एंड जापान इम्पोर्टेड वेपन्स फ्रॉम वेस्ट एज वेल। इसके अलावा कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन विदाउट गिविंग अप द कोर जापानीज़ वैल्यू एंड एलिमेंट जो है वॉज ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और पीपल जो है अपना कल्चरली मॉडिफाई किया खुद को, लाइक दे बिगेन टू कीप हेयर शॉर्ट्स ना, लर्न इंग्लिश ना, ये सब शुरू हुआ जापान में। और एजुकेशन सिस्टम जो था डिज़ाइन किया गया था दैट इट कुड गिव जापान द टेक्नोक्रेट्स एंड इंजीनियर एज वेल एज फोकस ऑन द स्किलिंग, सो इट प्रोवाइड इफिशिएंट ब्लू कॉलर वर्कर्स फॉर द फैक्ट्रीज। और इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में इस तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जापान के में हेल्प किया था। एंड फोकस ऑन दी स्ट्रीम नेशनलिज्म किया गया इन एजुकेशन सिस्टम, सो दैट द पीपल डेवलप मॉडर्न नेशनलिज्म एंड आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द जापान, एंड दिस जो है इंश्योर दैट जापान रेजिस्ट कॉलोनियलिज्म। इसके अलावा प्रमोशन किया गया मीजी का एज अ डिवाइन फिगर, एंड जिससे इट कुड ब्रिंग दी स्टेबिलिटी इन द टाइम्स ऑफ सोशल क्राइसिस। और मीजी रिस्टोरेशन के बाद जो इकोनॉमी की बात करें तो जापान वांटेड द वेस्ट लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, और इसमें एक थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट अर्लियर एग्जिस्टेड इन द जापान, और देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये वॉज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ना। तो स्टेट ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टॉप डाउन फिनोमेना हुआ जापान में, अनलाइक इन द ब्रिटेन जो कि बॉटम अप फिनोमेना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एंड मनी वॉज इन्वेस्टेड बाय द स्टेट विद सेटअप PSUs, producer units, and Japan imported machines from the West and called Western expert to help establish जो है factories. Japan wanted West-like capitalism driven by a private sector, and therefore जो government simultaneously began supporting growth of private sector as well by encouraging जो है companies with subsidies, tax breaks और जो है प्रो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब स्टार्ट हुआ। उसके वजह से जो मित्सुबिशी थी इट वॉज दी सच कंपनी दैट बेनिफिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉलिसी मोस्ट एट दैट टाइम। लेटर एज प्राइवेट सेक्टर गेंड जो है कैपिटल्स, तो PSUs वर प्राइवेटाइज कर दिए गए फिर, एंड मनी जो अर्न हुई फ्रॉम एग्रीन एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क, पोर्सिलिन एक्सेट्रा वॉज यूज टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो मीजी रिस्टोरेशन था इसकी वजह से इट रिलेटेड एंड इट्स रिलेटेड चेंजेस हेल्प जापान बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज एंड ऑल्सो बिकम एन इम्पीरियल पावर। एंड जापान wanted to be strong like West, and hence began its imperial journey after 1894-95, and China became its first victim of aggression। तो इसमें पहला फर्स्ट अपना साइनो जापानीज वार हुआ 1894-95 में। तो ये जो है अपना लड़ा गया था ऑन द इशू ऑफ कोरिया विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना दैट टाइम। कोरिया वॉज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, एंड ताइवान जो फॉर्मूसा था वॉज अनेक्स्ड बाय जापान। और शिनकाकू आइलैंड थे विच वॉज इवन टुडे डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान वर अनेक्स्ड आफ्टर दिस वॉर बाय जापान। तो ये सारी चीज़ें एनेक्स कर ली गई थी जापान के द्वारा इस फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में। एंड कोरिया वॉज नॉट अनेक्स्ड एज रशिया जो था, जो ताइवान शिनकाकू आइलैंड तो एनेक्स कर लिया गया, कोरिया के ऊपर वॉर हुई थी, कोरिया एनेक्स नहीं किया गया, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया चाइना से। तो ये इसलिए हुआ था कि बिकॉज रशिया वॉज प्रेजेंट एट पोर्ट अर्थर विद इट्स मिलिट्री बेस, एंड जो रशिया पोस्ट 1858 हैड कन्वर्टेड दी जो साउथ मंचूरिया था कोल रिच रीजन एज इट्स स्पेस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड देयरफॉर जापानीज जो है वो चाहते थे कि रशिया डिड नॉट वांट टू एंटागोनाइज, मतलब दे डिड नॉट वांट टू एंटागोनाइज रशिया बाय बीइंग टू मच अग्रेसिव, एंड देयरफोर कोरिया वाज नॉट अनेक्स्ड एंड इट वाज मेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम द चाइना। तो ये हुआ। और फिर अपना रूसो जापानीज वार हुआ 1904 में से 1905 में। तो इट वाज फॉट ओवर द मंचूरिया, क्योंकि जो वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड व्हेन एन एशियन कंट्री डिफीटेड अ यूरोपियन पावर एट दैट टाइम, एंड दिस बूस्टेड द मोरल ऑफ इंडियंस एज वेल एज द मिथ ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी ये ब्रोक हुआ उस समय।
and in reality it was the victory of an industrialized nation over an non-industrialized region, because जो है अपना हमने देखा कि मीजी इंस्टॉलेशन के बाद जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, लेकिन रशिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जाके 1929 ऑनवर्ड्स हुआ है. And now Manchuria became a sphere of influence of the Japan, as Russia was removed from the port Arthur, and Korea was now made a protectorate of Japan. जो उस समय इंडिपेंडेंट स्टेट था, प्रोटेक्टरेट बना दिया गया. प्रोटेक्टरेट में क्या होता है, when your foreign policy and military comes under the control of foreign power, तो जो है इसको प्रोटेक्टरेट बोलते हैं. फ्रीडम ऑटोनमी डोमेस्टिक अफेयर में मेंटेन रहती है, फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री किसी दूसरे के अंडर में आ जाती है. तो ये रहा उसका. फिर अपना वर्ल्ड वॉर 1 के समय भी चाइना और जापान का जो है कन्फ्लिक्ट रहे. लाइक जापान फॉट एज पार्ट ऑफ एलाइड पावर ना, एंड ही कैप्चर्ड दी जर्मन पैसिफिक आइलैंड, और चाइना के जो है शेंटोंग प्रोविंस एंड कियाचो आइलैंड्स को उसने कैप्चर कर लिया था जापान ने अपने वर्ल्ड वॉर 1 के समय के इंपीरियलिज्म में. और इन दी the youth of China began protesting, and it reached its protest on May 4th May 1919, and when it called May 4th movement of 1919. इसमें जापान had to vacate the Kyushu island and Shantung province after the Washington conference in 1921 ना, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी. तो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में जापान had gained a lot in this conference, and Japan's influence in China and Pacific had increased, and this made US and Britain uncomfortable with Japan, and US considered Pacific as its backyard, and Britain also had many Pacific island colonies including Australia, New Zealand. उस समय ये सब ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, and therefore US and Britain wanted to restrict rise of Japan in the East. तो क्या क्या डिसीजन हुए थे वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में. तो Japan withdraw from the Kyushu island and Shantung province, and Japan's navy to be 3/5 of US Navy and British Navy. तो अपना जापान US और ब्रिटिश नेवी में 3:5 ऐसा रेशियो रहा, एंड ब्रिटेन US जापान डिसाइडेड नॉट टू हैव मिलिट्री बेसेस विद इन स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईच अदर टू जो है प्रिवेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. एंड इन रिटर्न जो US एंड ब्रिटेन थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जर्मन पैसिफिक आइलैंड को एज अ लीगल पोजीशन ऑफ जापान. फिर 1931 में जापान अटैक चाइना, एंड एक सेपरेट मंचूरिया जो है फ्रॉम चाइना ये क्रिएट किया गया एज अ पपेट स्टेट ऑफ मंचकाओ, एंड दिस इज बिकॉज द चाइनीज कंपनीज वर थ्रेटनिंग जापानीज इन्फ्लुएंस इन द मंचूरिया, while Japan was challenged by the Great Depression of 1929, and also there was a threat of communist revolution in Japan because of the economic crisis, and therefore Japan's की जो मिलिट्री थी it could not bear a loss economy to prevent a political crisis in Japan. इसलिए 1933 में नॉर्थ ईस्ट चाइना ये अटैक किया गया बाय जापानीज, एंड हियर एक जो है नंजिंग मैसाकर हुआ विच वेयर इनोसेंट सिविल जो है चाइनीज सिविलियन वर किल्ड बाय इन्वेडिंग जापानीज फोर्सेस. 1937 से 45 में दी सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुए, एंड इन 1937 जापान बिगेन दी फुल ब्लोन इन्वेजन ऑफ चाइना, जो कि बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में कल्मिनेट हुआ. तो ये अपना जापानीज जो है जो इम्पीरियलिज्म है जो उसका वो हो गया. अब जो अगर हम लोग चाइना का कंटिन्यू करें बात, तो बॉक्सर रिबिलियन की बात आती है 1866. तो इस समय वेस्टर्न जो एजुकेटेड यूथ था और ये चाइना में आ चुका था, और इन 1890s दिस एजुकेटेड youth got politically active in China, and some of them had returned from the Western Europe and US by receiving their education. And जो ये youth था ये inspired था by modern political ideas of democracy and modern nationalism. और by 1890 China had been divided into a sphere of influences by the foreign countries. And there was a fear of division in China like that of Africa after 1870, and therefore it was a rebellion by youth against the foreign interference and the foreigners in the China.
तो ये एक चाइनीज़ की यूथ का रिबिलियन था अगेंस्ट फॉरेनर, जो बॉक्सर रिबिलियन था। ये रिजल्ट क्या हुआ, जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, जापान, ये इन सब ने मिल के सप्रेस किया रिबिलियन को। जो क्वीन ऑफ चाइना थी, शी वॉज मेड टू पे अ हेफ्टी कंपनसेशन फॉर द डैमेज एंड कॉस्ट बॉर्न बाय द फॉरेन पावर्स। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टी वॉज property. Now the foreign powers permanently stationed their army in the China after this Boxer rebellion. और US also took lead and implemented the open door policies in the China. इसका मतलब ये हुआ कि चाइना वॉज कन्वर्टेड इनटू अ इंटरनेशनल कॉलोनी बाय एंडिंग इट्स पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन ऑफ जो है पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन, एंड नाउ whole of the China was available to the all foreign powers for trade and invest. And also the territorial integrity of China was agreed to calm down the anxiety of Chinese youth, and the reason was that the US did not want to repeat a Boxer rebellion, as law and order stability was important for security of property and trade in of the foreign powers. फिर अपना ये आता है अपना रिपब्लिक इन चाइना का जो 1911, तो इसमें रोल आता है डॉक्टर सुन यात सेन का। तो डॉक्टर सुन यात सेन थे, ही वॉज अ वेस्टर्न एजुकेटेड यूथ एंड ही इमर्ज एज अ इम्पोर्टेंट लीडर इन 20th century, एंड 3 pillars ऑफ हिज आइडियोलॉजी वॉज देयर एट दैट टाइम। तो इसमें जो 3 पिलर्स थे डॉक्टर सुन यात सेन के ऑफ आइडियोलॉजी, उसमें नेशनलिज्म था, लैंड रिफॉर्म्स था और डेमोक्रेसी था। तो ये 3 अलग अलग स्फीयर्स में अलग अलग टाइप का उनकी अलग अलग उनके वो थे आइडियोलॉजीज थी। तो नेशनलिज्म, ड्यूरिंग नेशनलिज्म ही वांटेड टू एंड द कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेन इंटरफेरेंस इन द चाइना, एंड इन द लैंड रिफॉर्म्स the masses in the China was rural peasant and there was high concentration for land ownership. Therefore जो land reform थे in the form of local redistribution, ये start हुआ, ये as a goal जो है बनाया डॉक्टर सुन यात सेन ने। and however he wanted the modern capitalism in China on the lines of West, and therefore he favored the gradual land reforms rather than immediate land reforms. That was, he was pro middle class capitalist but also wanted to end the exploitation of poor peasants. In the sphere of democracy, he wanted US like democracy in China as well, and therefore he wanted to end the monarchy. And he was the head of the government of republic that was established in 1911, and he established the Kuomintang ना KMT जो है हम लोग बुलाएंगे इसको अब, नेशनल जो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया। एंड ही हैड ए इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स कम्युनिस्ट एंड वांटेड टू एंड, जो कम्युनिस्ट थे दे वांटेड टू एंड कैपिटलिज्म बट he wanted to include them also, and therefore he built an alliance with the Chinese Communist Party जो 1921 में फाउंड हुई थी, to fight against the warlords and who had captured the power by overthrowing the republic in 1915-16. 1921 onwards he was instrumental in Russia supporting the KMT with arms, ammunition and military techniques to fight against the warlords, and therefore he led to the formation of Kuomintang army. तो जो रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ चाइना में 1911 में, तो उस समय द यूथ वांटेड द डेमोक्रेसी एंड डॉक्टर सुन यात सेन प्लेड एन लीड रोल इन दिस, एंड ही क्राफ्टेड एन अलायंस विद द वॉरलॉर्ड्स ऑफ द चाइना, क्योंकि लोकल चीफ्स थे विद देयर ओन प्राइवेट आर्मी, एंड ये जो वॉरलॉर्ड्स थे दे हैड not interested in democracy and supported Dr. Sun Yat-sen for their own selfish interest, and they wanted to usurp power by removing the Manchu dynasty. जो मंचू डायनेस्टी थी ये 1840 से ही वीक हो गई थी, एंड देयरफॉर बाय 1911 a republic was established in the China and Dr. Sun Yat-sen was its head, but soon he had to resign and escape because of the threat of these warlords, and now warlords plays a puppet in the power जो कि युआन शिकाई था, who declared himself emperor in 1915 and therefore ending the republic. He was overthrown by the warlords later, and therefore 1916 onwards there was no central government in the China,
and this time period until 1928 when Kuomintang formed the republic is called the warlord era 1916 से 1928 तक. And during this time there was total chaos in the internal parts of China, plus there was high corruption and peasants were heavily exploited. तो ये क्या नाम है हो गया. अब एंड कैसे हुआ वॉरलॉर्ड एरा एंड द एरिया जो है एरा ऑफ सिविल वॉर इन चाइना. तो 1911 में हम लोग देखा कि मंचू डायनेस्टी ख़त्म हुई. 1912 में कुंगटोंग बना. 1911 से 15 तक डॉक्टर sun yat-sen जो है इसके हेड रहे रिपब्लिक के. 1915 में जो है उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया. 1915 से 16 तक जो है एक पपेट जो है किंग रहे. उसके बाद 1916 से 18 तक वर्ल्ड एरा आया. 1921 में कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी जो है CCP फॉर्म हुई और 1921 में ही KMT और USR का अलायंस बना और KMT और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इसका अलायंस बना विद द सपोर्ट ऑफ USR. ये सब लोग वॉरलॉर्ड के खिलाफ लड़े. एंड 1925 में डॉक्टर sun yat-sen डाइड एंड चैंग काई शेक इनके सक्सेसर थे जिन्होंने एंटी कम्युनिस्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा फॉर सिविल वॉर, क्योंकि 1927 से 36 तक और फिर बाद में 1945 से 1949 तक सिविल वॉर चला चाइना में. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो है रोल. तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में. माओ जेडोंग जो है इनके फाउंडिंग मेंबर थे और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी. इट बिलीव इन दी इरेडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड ब्रिंगिंग द इक्वालिटी इन द सोसाइटी बाई एंडिंग द कैपिटलिज्म itself. And the masses of China was poor peasants and economy was agrarian at that time. And therefore जो Chinese Communist Party थी wanted जो है radical land reforms, that is the radical land redistribution in favor of poor peasants. So the peasants were exploited in this warlord era and therefore जो Chinese Communist Party थी it wanted to end the warlord era and cooperated with Kuomintang against this warlord. And after the October Revolution 1917 जो रशिया में हुआ था, Russia emerged as the first communist country of the world, and this led to the communist CCP being the popular among the poor peasants and strength और membership जो है इस पार्टी की इंक्रीज हुई. Since 1931 China had came under the attack of Japan. तो ये अपना हम लोग देखे फर्स्ट चाइनो जापानीज़ वॉर में. तो इंस्टेड ऑफ फुल्ली फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल एनिमीज जो कांग शाई शेख थे, इट कंटिन्यूड द फोकस ऑन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. और 1936 में द आर्मी प्रेशराइज्ड द Chiang Kai-shek to make a truce with Chinese Communist Party and to jointly fight the Japanese. And therefore 1936 से 1945 तक there was a temporary halt in the civil war because they and which जो 1927 में शुरू हुआ था 36 तक से 45 तक ड्यू टू जापानीज अग्रेशन इसमें तो टेम्पररी halt आया. But between but once World War II ended in 1945, the common enemy Japan got defeated and the civil war again resumed. Post World War II Cold War start हुआ. Therefore USSR supported the Chinese Communist Party as both had communist ideologies, and US supported Kuomintang as both has capitalistic ideologies. And the civil war ended with the victory of Chinese Communist Party because CCP was more popular among masses due to its pro-poor ideology, and CCP was more successful against the invading Japanese forces than Kuomintang because of its guerrilla warfare tactics, and therefore it developed a nationalistic image and got more support from the masses. इसके अलावा it was all strengthened by arms from USSR, and because of its guerrilla warfare tactics, Mao Zedong led CCP won in the civil war in 1949. And Chiang Kai-shek he escaped to Taiwan, where he set up a government in the exile for whole of the China under the US protection. Or US refused to recognize CCP-led government in the mainland China, and also the United Nations, the seat was allocated to China stayed vacant until 1971, as USSR and US had differences in the opinion on the rightful occupants of the seats. 1971 में China moved closer to US to balance the influence of USSR, and therefore US allowed Chinese Communist Party government to take the United Nations seats. इसके अलावा कम्युनिस्ट जो थे they believe in the to end the capitalism, and therefore Russia founded itself isolated in the world affairs, and therefore it supported Kuomintang, which was
जो है विच वॉज a main political party and that at that time in China, and by providing arms and military training to the Kuomintang cadres, as Russia wanted a friendly government neighborhood or Dr. Sun Yat-sen was instrumental in this region. और ओवरऑल जो है अगर हम लोग देखें ओवरऑल कंक्लूज़न क्या रहा ना, अगर हम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का कंक्लूज़न देखें तो जो फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ चाइना हुआ थ्रू मिलिट्री ह्यूमिलिएशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी हुई टू फॉरेन पावर्स 1940 से 42 तक जो है हांगकांग जो है ब्रिटेन को नेक्स्ट हुआ, मकाऊ जो है पोर्तुगीज़ में एक्ट हुआ, फर्स्ट साइनो जापानीज़ वार हुआ अपना 1895 में जापान से, डिग्रेडेशन हुआ चाइनीज़ यूथ का ड्यू टू लीगल ओपियम ट्रेड, इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रिलीजन्स हुआ लीडिंग टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग रिबेलियन 1850 and 64, वीक हुए सेंट्रल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिजल्टिंग द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी एंड इट हैड टू टेक द हेल्प ऑफ वॉर लॉर्ड्स टू सप्रेस टाइपिंग रिबेलियन, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हुए लाइक वॉर लॉर्ड एरा चला 1916 से 28 तक, और एक पीरियड ऑफ लॉलेसनेस देखी गई इस बीच, एंड देयर वाज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड दी वेस्टर्न पावर डिड नॉट केयर एट ऑल, एंड व्हेन चाइनीज यूथ रोज अगेंस्ट दी colonialism their nationalism was brutally suppressed and China was in fact made to pay for the कॉस्ट ऑफ इट्स सेपरेशन, जो बॉक्सर रिबेलियन था उसका सेपरेशन की कॉस्ट भी चाइना ने पे किया, एंड दी फॉरेन पावर्स फॉट ओवर चाइनीज रिसोर्सेज लाइक मंचूरिया एंड चाइना कुड जस्ट वॉच ऑन दी लाइक रूसो जापानीज़ वॉर हुआ था 1904 से 1905 में मंचूरिया की इशू पे ना, जो चाइना का पार्ट था लेकिन लड़ रहे थे बाकी दो लोग, एंड चाइना वॉज इकोनॉमिकली ड्रेन्ड, देयरफॉर इट्स सेंचुरी फ्रॉम 1840 to 1940 चाइना वॉज ह्यूमिलेटेड इकोनॉमी पॉलिटिकली एंड कल्चरली एंड मिलिटरली, जो कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बोला जाता है इन चाइनीज़। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट जो है चाइना का कोलोनिज्म एंड जापान का इम्पीरियलिज्म। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कुछ कमेंट करें अपने ओपिनियंस, सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह के वीडियोस के लिए, और अपने जो पीयर ग्रुप है अपना स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।